अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 एसी सर्किट्स ये हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन एसी सर्किट्स पढ़ने से पहले एसी जनरेटर आपको अच्छे तरीके से समझ आया हुआ होना चाहिए कि हाउ एसी जनरेटर वर्क। तो एसी जनरेटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, किस तरह वो काम करता है, ये आपने इस लेक्चर में समझना है। तो देखें, इसमें एसी जनरेटर की हमने डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम में आपको परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के साथ आपको नज़र आ रहा है। उसके दरमियान में कॉइल का एक लूप बनाया है, उसको वर्किंग को समझने के लिए, अदरवाइज इसमें नंबर ऑफ लूप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस लूप को CDEF इससे हमने डिनोट कर दिया। यहाँ से जब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है तो वो A1 A2 इन स्लिप रिंग्स पे आती है। A1 A2 आर स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये स्लिप कर रहे होते हैं कार्बन ब्रशेस के साथ B1 और B2। उनके साथ कनेक्ट नहीं होते। जैसे कोई चीज़ बंध जाती है, कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे हमने दो तारों को इस तरह बांध दिया, तो ऐसे नहीं होता। इसको गौर से समझिए। ऐसे है कि ये आपका रिंग है और ये रिंग जाके कार्बन ब्रश के साथ बस टच करे और ये घूमते हुए इसके साथ टच करते हुए इस तरह घूमता रहेगा। गौर से देखें दोबारा, इसको इस तरह ये टच करता हुआ इसके साथ से यूं सर्कल मुकम्मल करता रहेगा, लेकिन हर वक्त कनेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से करंट, अल्टरनेटिंग करंट आउटर सर्किट में यहां से पहुंचाई जाती रहेगी। तो इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन में आप देखें हमने क्या क्या चीजें लिखी हैं। एसी जनरेटर की आर्मेचर, परमानेंट मैग्नेट, आर्मेचर हम इस कॉइल को कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल वो आपको नजर आ रहे हैं, स्लिप रिंग्स A1 A2 से इसको डिनोट किया हुआ है, कार्बन ब्रशेस B1 B2 से इसको डिनोट किया हुआ है, और मैकेनिकल सोर्स, किस सोर्स ने इसको रोटेट करना है। अब डैम में जो हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं उसमें जो जनरेटर लगा हुआ होता है उसमें मैकेनिकल सोर्स पानी होता है जो हाई लेवल के ऊपर मौजूद होता है और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, यानी इस कॉइल को घुमाने के लिए। जबकि आम जनरेटर जो आपने किसी अपने कॉलेज में बाहर पड़ा हुआ आपने देखा है, वो भी एसी जनरेटर है, तो उसका मैकेनिकल सोर्स उसके पीछे लगा हुआ डीजल इंजन। इसी तरह बड़े पैमाने पे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी और किसी तरीके से प्रोड्यूस करनी है तो उसमें विंड एनर्जी भी है कि विंड एनर्जी उसके परों के जरिए, विंड टरबाइन के जो पर हैं उनको घुमाती है और उसके घूमने से ये कॉइल घूमती है। तो सोर्स, मैकेनिकल सोर्स कोई भी रखा जा सकता है, उसमें थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, उसमें एयर विंड से भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डैम वाटर, इससे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इससे अलग प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस नहीं है, उसका प्रोसेस एसी वाला नहीं होता, वो डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो इस तरह सो मैनी मैकेनिकल सोर्सेज कैन बी यूज्ड। तो ये मैकेनिकल सोर्स आपने समझ लिया। अब आ जाए हम एसी जनरेटर को डिफाइन कैसे करेंगे। अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy, that is called AC generator। तो यहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, a device which converts mechanical energy into electrical energy। इसी तरह किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction।
इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद आप इसकी पेपर में अगर लिख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें ये सारे पार्ट्स लिख देंगे। दोबारा देख लें, आर्मेचर, ये सी डी ई एफ, इससे हम इसको आर्मेचर को शो कर रहे हैं। ये माउंट होगा किसी एक्सिस के ऊपर, जिसके ऊपर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। परमानेंट मैग्नेट इसके अराउंड आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। स्लिप रिंग्स A1 A2 से, दोबारा उसको देख लें, कार्बन ब्रशेस B1 B2 से, और फिर यहाँ से दो वायर्स बाहर AC करंट को लेके जा रही है। मैकेनिकल सोर्स वो आपको हमने पहले समझा दिया। अब इसकी वर्किंग पे आए। इसकी वर्किंग को समझने के लिए मैं आपके सामने ये डस्टर ले रहा हूं। आप ये समझें कि ये डस्टर, यही कॉइल है CDEF। गौर से देखें, CDE इसके नीचे और ये F, और ये अभी ये कॉइल ऐसे मौजूद है जैसे हमने इसको यूं रखा हुआ है। अगर बिल्कुल उसके पैरेलल करना है तो ऐसे कर दें, CDEF। अब जिस वक्त ये कॉइल अपनी इस पोजीशन पे, यहां से हम शुरू करते हैं, इस पोजीशन पे पहुंचती है रोटेट करते हुए, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान, वो इसको मिनिमम कट करते हैं। मिनिमम कट कैसे? जैसे ये वायर जा रही है, आप यूं वायर के यूं पीसेस कर दें यहाँ से, और यहाँ से घूम के यूं आ रही है तो यहाँ से ये वायर के पीसेस आप यूं कर दें। तो ये वायर के पीसेस के ऊपर से, गौर से समझें इस बात को, वायर के पीसेस के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड गुजर जाएगी या नीचे से गुजर जाएगी, इसके अंदर से नहीं गुजरेगी। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इस पोजीशन पे कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हुई, तो इस पोजीशन पे हम ईएमएफ की वैल्यू 0 यहां पे प्लॉट कर दी, 0 वैल्यू। अब कॉइल इससे आगे चली, दोबारा कॉइल की उसी पोजीशन पे आ जाएं। कॉइल इससे आगे चली और ये CD पोर्शन अब इस जगह पे आ गया, यहाँ पे पहले EF था, और EF घूम के CD की जगह पे चला गया। ऐसे होने से अब ये कॉइल आप ये देखें कि परपेंडिकुलरली ये कॉइल फेस कर रही है आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और इसकी वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फैराडेज लॉ यही कहता था। फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ कंडक्टर, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ शैल बी प्रोड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बनने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो अब हमारे पास अगली पोजीशन पे, जो तकरीबन 90 डिग्री के बाद, या आप ये कह लें कि T/4 टाइम के बाद आई, तो यहाँ पे हम लेते हैं पोजीशन टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, और आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ऐसे जिस पे 0 आई, फिर ये मैक्सिमम आई, ये तीसरी पोजीशन इसकी, दोबारा अब CD नीचे चला गया, EF ऊपर आ गया, और वही कॉइल जो पहले ऐसे थी वो दोबारा फिर ऐसे हो गई, और अब मैग्नेटिक फील्ड फिर इसके ऊपर से गुजरेगी या नीचे से, इसके अंदर से नहीं गुजरेगी। तो ये पोजीशन टाइम एक्सिस पे T/4 टाइम और गुजर गया, तो इसको हम कहते हैं T/2, और दोबारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस जगह पे 0। नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएं, दोबारा शुरू से देखें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, अब ये फोर्थ पोजीशन आ गई। फोर्थ पोजीशन पे दोबारा यहाँ से जो CD हिस्सा जिसने फ्लक्स कट किया था वो इस तरफ आ चुका है और EF उस तरफ जा चुका है। तो अब दोबारा इनकी पोजीशन, जो इसमें वायर्स हैं, वो पहले बिल्कुल ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, और अब घूम के उनकी पोजीशन ऐसे हो गई, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गए। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड कहें तो ये देख लें कि जब कॉइल की पोजीशन ऐसे है तो ये ऊपर से गुजर रही है या नीचे से, लेकिन जब ऐसे या इस तरह है तो अब इसके अंदर से गुजर रही हैं, इसको कहते हैं कट करना। तो ये कट करने में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है, तो T/2 टाइम और पास कर जाए तो ये हो जाएगा 3T/4, और इस पे अब ऑपोजिट साइड पे करंट मूव करेगी, और आपके पास मैक्सिमम
ईएमएफ और करंट के लिए नेगेटिव साइड पे वैल्यू आ जाएगी। आखिरी पोजीशन में दोबारा देख लें, पहली पोजीशन इसकी इस तरह से थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और अब ये आखिरी पोजीशन में फिर इस तरह से आएगी और यहाँ पे आपके पास कॉइल फिर इस तरह हो जाएगी या नीचे से इस तरह, और इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स कट नहीं करेगा। तो फिर लास्ट पोजीशन 3T/4 के बाद 4T/4, उसमें 4 से कैंसिल कर दें तो ये T रह जाता है, यानी फुल एक टाइम पीरियड, फुल एक सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन के पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला दें तो ये आपके पास एक अल्टरनेटिंग करंट साइकिल बन जाता है। इसको हम कहते हैं एसी साइकिल। अब इसको अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं समझ आई होती कि ये करंट वायर के अंदर कैसे चल रही है। तो इसको गौर से समझने के लिए ये वाली मिसाल आपको बिल्कुल यूँ समझा देगी कि ये आपके पास कॉइल थी जिसमें करंट पहले इस तरह से चली और फिर वापस इस तरह से आई जब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इसी तरह दूसरी साइड पे करंट अगर ऊपर से नीचे चली, फिर जब इसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली तो वो नीचे से ऊपर चली। अब इसको आप गौर से समझें। अगर हम एक स्टूडेंट को कहें कमरे में कि आप इस दीवार से लेके उस दीवार तक दौड़ें, तो वो कैसे दौड़ेगा? जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 0। जब उस दीवार को वो हाथ लगा के वापस मुड़ रहा होगा, वहाँ भी वेलोसिटी होगी 0। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी दरमियान में। अब गौर से देखें इसको, ये आप एक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ही समझ लें। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, दरमियान में मैक्सिमम। तो इट मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट साइकिल कैसे मुकम्मल कर रहे हैं कि दरमियान में उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम, एक एंड पे 0, दूसरे एंड पे भी 0। अब वो वापस आएगा तो पहले जाते हुए उस स्टूडेंट का मुंह उस तरफ था, अब आते हुए उसका मुंह उस तरफ होगा, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वो डायरेक्शन आप ऐसे शो करेंगे। तो असल में कॉइल के अंदर गौर से देखें, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसे, और इसको ग्राफ पे जब हम शो करते हैं तो वो अल्टरनेटिंग साइकिल आता है। ऊपर वाला साइकिल शो कर रहा है कि इन्होंने यूं मूव किया, और नीचे वाला साइकिल शो कर रहा है कि इन्होंने वापस मूव किया। तो ये जो बैक एंड फोर्थ, आगे जाना, पीछे आना, आगे जाना, पीछे आना, या राइट जाना, फिर लेफ्ट आना, राइट जाना, फिर लेफ्ट आना, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, कि करंट ऐसे मूव कर रही है। अब इसमें होता यह है कि ये हर अपनी मूवमेंट में एनर्जी लेके चल रही है। वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाती है स्लिप रिंग्स के जरिए कार्बन ब्रशेस को, और आगे चल के हमें सर्किट्स के अंदर उसकी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हमें ज़्यादातर सर्किट्स में एनर्जी रिक्वायर होती है, हम एसी करंट से उसकी एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी से हमने पंखे चलाने हैं, बल्ब जलाने हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, वो यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अभी हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ नहीं की, इसलिए कि हमने एसी सर्किट का चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझना था कि एसी बनती कैसे है और एसी चलती कैसे है, ताकि स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट आए कि अल्टरनेटिंग करंट वायर के अंदर कैसे चल रही है। आप अपने घर में भी जो भी वायर कनेक्ट की हुई है, आप उसमें ये सोचें कि अगर वो एसी पे काम कर रही है तो उसके अंदर करंट आपके स्विच से यूं जाएगी, यूं वापस आएगी, जाएगी, यूं वापस आएगी। दिस इज कॉल्ड एसी। इसीलिए ये अपने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलती है। अगर इसको जाने को पॉजिटिव कहते हैं तो वापस आने को नेगेटिव। तो अगर आपको इससे कभी झटका लगे तो वो एकदम तार आपको छोड़ देती है। छोड़ने का की वजह क्या है कि आपको अगर उसने कैप्चर किया है, पकड़ा है पॉजिटिव पे, तो जैसे ही नेगेटिव आएगा आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर देंगे और उसकी वजह से आपका हाथ उससे छूट जाएगा। लेकिन अगर ये डीसी करंट हो तो डीसी का ये साइकिल नहीं होता, डीसी कॉन्स्टेंटली एक फेज पे चल रही होती है। तो वो आपको एक बार अगर खुदा न खास्ता आपको उसका झटका लगे तो वो तार पकड़ लेगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं और कंटिन्यूसली आपके साथ वो चिपक जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको एसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।